अच्छा भाई, अब पिछली वीडियो तक हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मेन वाला एक वीडियो हम बना चुके हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो थी, आई थिंक 40 मिनट से ऊपर चली गई होगी। और वो वीडियो जो है उसमें हम हमने सारा ईसीजी और हर चीज़ हम डिस्कस कर ली थी। अब ब्लड वेसल्स और इससे रिलेटेड जो चीज़ें थोड़ी बहुत बाकी इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके अगली वीडियो में लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम, और उसके बाद बस किंगडम एनिमिलिया वाला चैप्टर रह जाएगा। अच्छा, अब ब्लड वेसल में कौन कौन सी आती हैं? आर्टरी आती है, वेन आती है, कैपिलरीज आती हैं। इसकी मैं पहले आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसके बाद मैं टेक्स्ट की तरफ आपको लेके जाऊँगा। ये वाली डायग्राम है, ये देखें। सबसे पहले होती है हमारे पास आर्टरी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये हार्ट से एयोटा सारी आर्टरी को सप्लाई करता है। आर्टरी हमारे पूरी बॉडी को सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ज़ाहिर है एयोटा से आए तो इसके अंदर प्रेशर भी, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके अंदर वेल्व्स नहीं होते हैं। ये मैं आपको बेसिक करेक्टर बता रहा हूँ, वो हम टेक्स्ट में जाकर भी पढ़ेंगे। क्यों नहीं होता? क्योंकि वेल्व्स का मकसद है कि बैक फ्लो ब्लड को प्रिवेंट करना। तो इसके अंदर वैसे ही प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बैक फ्लो नहीं होता, तो वेल्व्स इसके अंदर मौजूद नहीं होते, ठीक है। ये हो गए बेसिक चीज़ें, बाकी सारी मैं आपको ऊपर जाके बता देता हूँ। अब आर्टरीज जो हैं फर्दर आगे डिवाइड होती हैं आर्ट्रियोल्स में, छोटी ब्रांचेज में, माइक्रोस्कोपिक छोटी ब्रांचेज में, इसको नाम देते हैं आर्ट्रियोल्स, ठीक है। आर्ट्रियोल्स आगे कनेक्ट हो जाती हैं कैपिलरीज के साथ, ठीक है। अब कैपिलरीज का क्या है? कैपिलरीज का रोल क्या है? कैपिलरीज जो है वन सेल थिक है, इसके अंदर कोई मसल नहीं होता और इसके अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? कि कैपिलरीज के अराउंड यहाँ पर सारे मौजूद होंगे टिश्यूज़, ठीक है। ये सारे मौजूद हैं टिश्यूज़, जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये टिश्यूज़ ड्रॉ कर देते हैं सारे। अच्छा, अब कैपिलरीज ने क्या करना है कि ब्लड को यहाँ से निकाल के, ब्लड में ऑक्सीजन है वो सप्लाई करेगा टिश्यूज़ को, टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेगा, ब्लड से न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। तो ब्लड से क्या क्या सप्लाई कर रहा है टिश्यूज़ को? न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए, और वापस क्या ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट वगैरह वापस ले लेगा। तो अब मैं यहाँ अगर आप गौर करें तो मैंने सेल्स के बीच में और कैपिलरीज के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा है। वो गैप मैंने किसी मकसद से छोड़ा है कि यहाँ पर फ्लूइड मौजूद होता है थोड़ा सा, जो मैं अब डॉट शो कर रहा हूँ। इसको हम नाम दे देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये परेशान ना हो, सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं अपने पास आपकी बुक से ही, डिफरेंट बुक से, तो वो बस यहाँ पर हम समझ रहे हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, पहले जो ब्लड है, ब्लड से सारी चीज़ें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाती हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आगे जाता है टिश्यूज़ में, ऐसे ही टिश्यूज़ से वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आती हैं और यहाँ से वापस कैपिलरीज में जाती हैं। तो ये एक सिंपल सा बात है जो आपके जहन में ज़रूर होना चाहिए। अब कैपिलरीज के बाद क्या बनता है? कैपिलरीज के बाद बनती है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स का मतलब है कि वेन बनने से पहले छोटी छोटी कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल्स बना रही हैं, फिर बहुत सारे वेन्यूल्स मिलकर फाइनली वेन बना देते हैं। और वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एक चीज़, इसके अंदर वेल्व्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रेशर लो हो चुका होता है, और इसके अंदर वेल्व्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बस ये मेन चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें हम ऊपर जाके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम स्टार्ट लेते हैं ब्लड वेसल के टॉपिक को। आर्टरीज हैं सबसे पहले, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं। इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि एक एक्सेप्शन है, क्या है वो? पल्मोनरी आर्टरी। इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसकी लेयर्स होती हैं आर्टरीज की। लेयर्स में आपको इस डायग्राम से मैंने अटैच किया, इस डायग्राम से दिखाता हूँ। देखें, इसकी 3 लेयर्स हैं, थोड़ी सी ब्लर होगी जूम करने की वजह से। सबसे बाहरी लेयर जो है वो होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, या ट्यूनिका एक्सटर्ना कह रहे हैं आप, सबसे बाहर लेयर है। फिर अंदर जो लेयर होती है मस्कुलर, उसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और सबसे अंदर वाली लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना। फिर उसके अंदर आ जाते हैं एंडोथीलियल सेल। एंडोथीलियल सेल जो है वो ब्लड वेसल्स के जो सेल होते हैं उसको हम नाम दे रहे हैं। जैसे ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल जिन सेल से बनी है छोटे छोटे मैं जो बना रहा हूँ, ये एंडोथीलियल सेल कहलाएंगे। और ये अंदर ल्यूमेन है, जो खाली जहाँ से ब्लड फ्लो करेगा वो ल्यूमेन हो गया, ठीक है। आसान सा स्ट्रक्चर है जो आपको पता ज़रूर होना चाहिए। अब लेयर्स आएगी ट्यूनिक एक्सटर्ना। ट्यूनिक एक्सटर्ना के अंदर क्या क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। अगर ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा, उसको थोड़ा ब्लड वेसल को बड़ा होना पड़ेगा, कम फ्लो करेगा छोटा होना पड़ेगा, तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए, इसलिए इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद है। ट्यूनिका मीडिया ये मस्कुलर है, इसके अंदर भी इलास्टिक लेयर मौजूद है। और ट्यूनिका इंटीमा इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और एंडोथीलियल सेल होते हैं, एंडोथीलियम होता है, ठीक है। सारी चीज़ें होती हैं। एंडोथीलियम मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, ठीक है। अब ट्यूनिका मीडिया में थोड़े से और हमने बात देखनी है कि ट्यूनिका मीडिया मस्कुलर लेयर है। अब मस्कुलर लेयर ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी, तो डायमीटर ब्लड वेसल क्या तो कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? वेदो कंस्ट्रिक्शन का। वेदो का मतलब ब्लड वेसल, और कंस्ट्रिक्शन का मतलब कि वो कंस्ट्रिक्ट हो रही है। रिलैक्सेशन हो रही है तो हम इसको नाम देते हैं वेदो डायलेशन का, ठीक है। वैसे कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड वेसल छोटी हो गई है अगर ये ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर से कम ब्लड फ्लो कर पा रहा है, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अब वैसे डायलेशन होगी, ब्लड वेसल बड़ी होगी, ज़्यादा ब्लड फ्लो कर पाएगा, तो ब्लड जो है ज़्यादा हो जाएगा, इसके अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। अब वैसे कंस्ट्रिक्शन वैसे डायलेशन क्यों होगी? ये इसलिए होगी क्योंकि एक तो कौन कंट्रोल करके, पहले देखते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर 2 आए थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक।
जैसे सिम्पैथेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंचाना है हमारे, मिसाल के तौर पर हमने भागना है, कुत्ता हमारे पीछे लग गया, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, हमने भागना है, तो हमारे लेग के मसल को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा, ब्लड ऑक्सीजन देगा, रिस्पायरेशन करेगा, एनर्जी मिलेगी, तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, उसने वैसोडायलेशन करा दी। पैरासिम्पैथेटिक में एक्टिवेट होगा, अब हम बिल्कुल कंफर्टेबल कंडीशन में आके हमें इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं चाहिए, तो वो कंस्ट्रिक्शन करना शुरू कर देगा, नॉर्मल साइज पे आना शुरू कर देगा। या दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होंगे जो वैसो कंस्ट्रिक्शन वैसोडायलेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन कराएंगे बॉडी की, जो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखना है, वैसे कंस्ट्रिक्शन हुई, वैसे डायलेशन हो रही है, और उससे सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक भी कंट्रोल कर रहा है और एंडोक्राइन भी कंट्रोल कर रहा है, और इससे एक जो इंपॉर्टेंट टेम्परेचर रेगुलेशन होती है। देखें, अगर तो वैसे डायलेशन है, ब्लड वेसल बड़ी है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा, और ब्लड के अंदर क्या होती है, ब्लड के अंदर हीट होगी, हीट रेडिएट कर जाएगी बॉडी से, और हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन ऐसे हो जाएगी। अगर वैसे कंस्ट्रिक्शन होगी, अगर ऑलरेडी सर्दियाँ हैं तो क्या होगा कि वेदर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, वेदर कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा, ब्लड कम फ्लो करेगा, हीट कम रेडिएट होगी, और हीट हमारे बॉडी के अंदर ही रहेगी क्योंकि ऑलरेडी सर्दी है। तो ये वाला टेम्परेचर रेगुलेशन का वेदर कंस्ट्रिक्शन वेदर डायलेशन से ये रिलेशन जो है, ये ऑल्दो इस जगह पर कहीं मौजूद होगा कहीं नहीं, बट इसका रिलेशन आपको यहाँ पर याद जरूर होना चाहिए, बहुत आपसे पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, अब आगे आर्ट्रियोल, जो आर्टरी से आगे आ रही थी, आर्टरीज डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म माइक्रोस्कोपिक वेसल, जिसको हम नाम देना आर्ट्रियोल्स, जो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया। अब एक कंडीशन है जो इसको यहीं पढ़ लेते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, एथेरोस्क्लेरोसिस कह रही है, दो कंडीशन की कॉम्बिनेशन है, किसकी, एक एथेरोमा और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की कॉम्बिनेशन। अब एथेरोमा को भी पढ़ेंगे, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी पढ़ेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाएगा। पहले पढ़ते हैं एथेरोमा क्या होता है। एथेरोमा है एक डिपोजिशन ऑफ हार्ड येलो ब्लैक ऑफ लिपिड मटीरियल इन इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरीज। मतलब क्या कि आर्टरी है, आर्टरी के अंदर येलो ब्लैक जो कि कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है, ये डिपॉजिट हो जाए। जब यहाँ ये मिसाल के डिपॉजिट हो गया तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो हमें हमारे पास नॉर्मल ब्लड सप्लाई नहीं मिली होगी, जिस भी ऑर्गन की आर्टरी में हुआ है, तो वहाँ पर हमें ख़तरा का नुकसान हो सकता है, काफ़ी ख़तरा है इस चीज़ का। और दूसरी कंडीशन जो मैंने बताया एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, डीजनरेटिव आर्टेरियल चेंज, मतलब डीजनरेटिव का मतलब है टूट फूट का शिकार होना। तो आर्टरीज़ में टूट फूट का शिकार हो जाए, चेंजेस होने लग जाए, ये एज की वजह से ज़्यादा होता है। अब इसके दो कॉज हो सकते हैं, या तो जो आर्टरीज़ में मस्कुलर लेयर है उसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाए, या दूसरा जो इलास्टिक फाइबर्स हैं जो कि उसको इलास्टिक बना रहे हैं, मैंने बताया था, ये दोनों चीज़ें वो कम होने लग जाए, तो इससे क्या होगा, आर्टरीज़ हो जाएंगी हार्ड। तो आपको पता है कोई भी हार्ड चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अगर आप समझें उसको मोड़ना शुरू करें तो वो मुड़ेगी नहीं, वो टूट जाएगी। ठीक है, एक फ्लेक्सिबल चीज़ होती है वो मुड़ जाती है, तो आर्टरीज हमारी फ्लेक्सिबल होती हैं। अगर हार्ड चीज़ को बहुत ज़्यादा मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। तो अगर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाए तो आर्टरीज के रप्चर होने के चांस हो जाते हैं ये एथेरोस्क्लेरोसिस में। ठीक है, यहाँ मेंशन रिजल्ट इन नर्विंग और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज होती है इसमें, और इसमें थ्रम्बस का रिस्क बढ़ जाता है। थ्रम्बस क्या है, यही जो ऊपर हमने पढ़ा था, यहाँ पर एथेरोमा में ये प्लैक जमा हो रहा था किसी चीज़ का, कोलेस्ट्रॉल का। यहाँ पर थ्रम्बस में कोई भी चीज़ जमा हो जाए, आर्टरी में डिपॉजिट हो जाए, जब डिपॉजिट होगी कोई भी चीज़ तो वही होगा कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, थ्रम्बस अगर ब्रेन और हार्ट में हो तो वो डेथ भी कॉज कर सकता है, फेटल है। तो अगर दोनों चीज़ों को मिला लें, एथेरोमा को, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को, तो एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हमारे पास बन जाती है। जो कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछी जाती है। यूजुअली स्टूडेंट्स कहते हैं कि डिजीज़ मेंशन नहीं है, बट आपके डिजीज़ से सवाल ज़रूर बनते हैं, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड डिजीज़ से सवाल बन जाते हैं और वो उठाते हैं मेरे सवाल। तो ये आप एक तरह से ही समझें कि सिलेबस में मेंशन ही है। अच्छा, उसके बाद अब आर्टरीज के कुछ बेसिक से करैक्टर हैं। एक क्या कि ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर वैल्व्स नहीं होते। कहाँ पर दो जगह होंगे, बेस ऑफ आयोटा, पल्मोनरी ट्रंक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आयोटा में ब्लड को पंप करता है थ्रू सेमिलर वैल्व। ऐसे ही राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पंप करता है थ्रू वो भी सेमिलर वैल्व, तो वहाँ पर वैल्व मौजूद होता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है, कितना 400 से 500 मिलीमीटर पर सेकंड तक आयोटा में ब्लड हो सकता है। ये तो हो गया आर्टरीज के बारे में। अब अगली है वो है कैपिलरीज। आर्टरीज के बाद क्या आ रही थी, या मैं आपको दिखाता हूँ। आर्टरीज के बाद आ रही थी आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल के बाद आ रही थी कैपिलरीज। अब कैपिलरीज को देखते हैं हमने। अच्छा भाई, ये है कैपिलरी। कैपिलरीज में क्या है भाई, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है बिटवीन ब्लड और टिश्यू, मैं आपको बता चुका हूँ। और वन सेक्स थिक होती हैं और परमेबल होती हैं बहुत सारे मटेरियल्स के लिए, जैसे वाटर के लिए परमेबल होंगे, डिजॉल्व सब्सटेंस के लिए जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए है क्या है, परमेबल। क्योंकि परमेबल हैं तो ही इनसे ये सारे सब्सटेंस निकल के टिश्यूज में जा सकते हैं और टिश्यू से वापस कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट वगैरह इनमें वापस आ सकता है। उसके बाद ये डेंस नेटवर्क की तरह जैसे झाल बना हुआ है वैसे फैली हुई होती हैं, ताकि हर सेल तक इनकी जो भी डिमांड है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की सब पहुँच सके। बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिवर में कुछ ज़्यादा ही डेंस होती हैं, लिवर में इतनी ज़्यादा डेंस होती हैं, इवन हर सेल के कॉन्टैक्ट में कैपिलरीज आ रही होती हैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि लिवर ने बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक फंक्शन बॉडी के करने होते हैं, तो इस वजह से लिवर में बहुत ज़्यादा सप्लाई हुई होती है। उसको इसका डायमीटर जो है, अब देखें
इसका जो डायमीटर है वो कैसे कंट्रोल होगा, ये ऐसे कंट्रोल होगा, इसका डायमीटर कम हो जाएगा या तो नर्वस स्टिमुलेशन होगी तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा वह केमिकल, जैसे हिस्टामिन एक केमिकल है। अब इसका डायमीटर कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये देखें, ये हम आर्टिस्ट में हमने पढ़ा था, वो या तो नैरो हो रही थी या तो क्या हो रही थी, उसमें डायलेशन हो रही थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या हो रहा है कि ये अगर कैपिलरी है उसके कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है, इसके सेल्स हैं, तो ये मैंने बना दिया सेल नॉर्मल कंडीशन में। अगर तो इसने क्या करना है, इसने करना है इसका डायमीटर बढ़ाना है, तो क्या होगा, इसके सेल्स के बीच में गैप बढ़ जाएगा। जब सेल्स के बीच में गैप बढ़ गया तो क्या हो, यहाँ से सीधे फ्लो कर सकती हैं। सिमिलरली इसने डायमीटर कम करना है, अब समझ गया होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अब। तो सेल्स के बीच में गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सेल्स आपस में जुड़ गए तो डायमीटर क्या होगा, कम हो गया। तो इसके अंदर ऐसे कंट्रोल होता है ड्यू टू चेंज ऑफ शेप ऑफ सेल, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब प्री कैपिलरी वाल्व है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये इस डायग्राम में मेंशन तो नहीं है, बट एक चीज़ जो है वो ये होती है कि यहाँ पर एक कैपिलरी से पहले एक वाल्व मौजूद होता है, ये यहाँ पर, ठीक है, एक वाल्व होगा। अब आपको पता है आर्टरीज में ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा है, आर्ट्रियोल्स में भी ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, बट जो प्री कैपिलरी वाल्व है यहाँ पर ये इसलिए लगाया गया है कि अगर वही ब्लड फ्लो कैपिलरीज में आ जाए, कैपिलरीज से 1 सेल थिक है, तो इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो जब आएगा इसके अंदर, ये तो रप्चर होने के चांसेस हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पे वाल्व लगाया गया है ताकि ब्लड का थोड़ा फ्लो कम करके और आराम से ब्लड को आगे छोड़ा जाए, ताकि जब वाल्व रिलैक्स होगा पता होगा कि इतना ब्लड आ सकता है तो आराम से छोड़ा जाए, ताकि जितना कैपिलरी बर्दाश्त कर सकें और रप्चर ना हो। तो इसलिए प्री कैपिलरी वाल्व कंट्रोल फ्लो ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, मतलब क्या कि मैंने बताया था कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के सराउंडिंग में क्या है, टिश्यूज़ हैं और बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जिसमें पहले जाता है जो भी सब्सटेंस इसमें डिजॉल्व होता है फिर वो टिश्यूज़ में जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है कि कैपिलरी से या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी या पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी और सब्सटेंस बाहर निकलेंगे, या तो एंडो या एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। मतलब क्या कि अगर ये कैपिलरीज की वॉल है, इसकी सेल्स हैं, इससे पहले ये एंडोसाइटोसिस हो कोई भी सब्सटेंस की सेल के अंदर और एक्सोसाइटोसिस हो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ऐसे ही कोई सब्सटेंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट से अंदर गया और एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट से बाहर आ गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। या तो इंट्रासेलुलर स्पेस है, मतलब क्या कि मैंने बताया था कि सेल्स के बीच में कैपिलरीज के वॉल के सेल के बीच में गैप आ गया और ये इंट्रासेलुलर स्पेस से चला गया। तो कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स का अक्रॉस कैपिलरीज। उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड को डिस्कस कर चुके हैं, वो सब्सटेंस पहले इसमें जाएगा फिर टिश्यूज में जाएगा। और एक पाथवे क्या कैपिलरीज के बाद वही है, वेन्यूल्स आती हैं, वेन्यूल्स फिर वेन्स बन जाएंगे। अब करेक्टर्स ऑफ कैपिलरीज क्या है कि लिंक करती हैं आर्टरीज और वेन्स को। ये डायग्राम से भी देख लें, अगर आप याद भी ना करें आपको डायग्राम से भी याद हो जाएगा। आर्टरी है, ये वेन है, बीच में सारा क्या है, बीच में सारा कैपिलरी है, ठीक है। उसके बाद आ गया इसके अंदर मिक्स होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों, क्योंकि देखें जो कैपिलरीज हैं, इस डायग्राम को मुझे बार बार रेफर करना पड़ा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ डायग्राम से आप विजुलाइज कर लें, आपको रट्टा ना मारना पड़े ये चीज़ कोई भी। तो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज के अराउंड क्या है, टिश्यूज़ मौजूद हैं। तो जो ऑक्सीजन जाता है कैपिलरीज से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ज़रिए चला जाएगा टिश्यूज़ में, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और कैपिलरीज में वापस आ जाता है। तो इसके अंदर अगर तो ऑक्सीजन जा चुका होगा, ये वाली कंडीशन हो चुकी होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। अगर ऑक्सीजन अभी नहीं ट्रांसफर हुआ होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों तरह के ब्लड होते हैं। उसके अंदर कोई मसल नहीं होता, कोई वैल्व नहीं होता, और इसके अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है क्योंकि 1 सेल थिक होती हैं। और ब्लड प्रेशर कम होने का ये भी रीज़न है कि ब्लड आराम से फ्लो करे ताकि अच्छा एक्सचेंज हो जाए टिश्यूज़ के दरमियान। और कोई पल्स नहीं होती इसके अंदर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्लोएस्ट ब्लड फ्लो इसके अंदर होता है, 1 मिलीमीटर पर सेकंड तक इसका ब्लड फ्लो होता है। तो ये कैपिलरीज है। अच्छा, अब इसके बाद हमने वेन्स को देखना है। आर्टरीज और कैपिलरीज हम देख चुके हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, वेन्यूल्स के बाद वेन्स बनती हैं और वेन्स टूवर्ड्स हार्ट जाती हैं, हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं, ठीक है। अब इनकी वॉल जो है, जैसे हमने आर्टरीज की वॉल्स देखी हैं, टुनिका एक्सटर्ना, मीडिया इंटरना, तो इनकी भी सेम होती हैं। बस जो मिडल लेयर है टुनिका मीडिया जो है, उसमें कुछ मसल्स वगैरह और इलास्टिक फाइबर्स कम होते हैं, तो वो थिन होती है क्योंकि ज़ाहिर है इसने जो है इतना ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर को बेयर नहीं करना, तो इसकी वॉल जो है इसलिए थोड़ी थिन है। उसके बाद ब्लड फ्लो जो है वो कैसे होता है इसके अंदर, आर्टरीज़ में क्या था, आर्टरीज़ में तो हार्ट ने पंप किया, आयोटा में, आयोटा ने पूरी आर्टरीज़ में दे दिया, तो हार्ट की पंप करने से ही वो ब्लड आ रहा है। बट इनमें इतना प्रेशर लो हो चुका है कि इनके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को आगे फ्लो करते हैं। जिससे अगर ये कोई वेन है, वेन्स के मसल ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को आगे फ्लो करते जाएंगे। इनके अंदर सेमिलियनर वैल्व्स भी होते हैं, जैसे मैं बनाऊँ तो ये वैल्व है ताकि इनके अंदर इतना कम प्रेशर होता है ताकि अगर ब्लड आगे जाए और पीछे बैक फ्लो ना कर जाए कम प्रेशर की वजह से, तो वैल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। उसके बाद वेन्स जो हैं यूनाइट होकर लार्जर वेन बनाती हैं जो कि अल्टीमेटली वेना कैवा में बन जाता है। और कौन सा वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा, 2 बन जाते हैं और फाइनली मिलके ये राइट एट्रियम में ड्रेन कर जाते हैं। तो बहुत आसान चीज़ है, हम काफ़ी दफ़ा देख भी चुके हैं।
अब इसके करैक्टर्स क्या है, एक तो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ज़ाहिर है ये जो ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद जो ब्लड बना है दोबारा हार्ट में ऑक्सीजनेशन होने के लिए आ रहा है वो ब्लड है। और एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, ये भी काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर इनके अंदर कम है, ज़ाहिर है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जैसे मैंने बताया, तो ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो चुका है और इनके अंदर कोई पल्स भी मौजूद नहीं होती। अब कॉन्सेप्ट है हमारे पास ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर क्या है, ये फोर्स है दैट पुशेस अगेंस्ट वॉल ऑफ आर्टरीज। वो वाली फोर्स, जैसे अगर हार्ट से ब्लड पंप हुआ और ये आया आर्टरीज में, तो ब्लड यहाँ मौजूद है, जो आर्टरी के वॉल्स पे ब्लड प्रेशर लगा रहा है उसको हम नाम देते हैं ब्लड प्रेशर। और यही प्रेशर जो है, इसी प्रेशर की वजह से ब्लड जो है फ्लो करता रहता है आर्टरीज वगैरह में। सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर कहाँ होगा, ये तो आप सोच के भी कह सकते हैं, आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो आयोटा को देता है, तो सबसे ज़्यादा आयोटा में ब्लड प्रेशर होगा। और सबसे डिक्रीज़ हो जाता है कैपिलरीज में, कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है और ब्लड फ्लो भी बहुत स्लो हो जाता है, ताकि सब्सटेंस जो है वो लीव करते रहें और ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, वेस्ट ले लें, तो सारी चीज़ें जो है वो हो जाए। हमने कैपिलरीज में अच्छी तरह देख लिया। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। कि अब दो, आपको पता है, आपको ब्लड प्रेशर की वैल्यू पता होगी, 120/80 होती है। तो 120 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, 80 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, ये चीज़ है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं। तो जो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 120 प्रेशर जनरेट करते हैं, तो ये नॉर्मल प्रेशर है। डायस्टोल मतलब हार्ट जब रिलैक्स करता है तो वो 80 प्रेशर होता है, 80 मिलीमीटर मर्करी, तो ये वाला प्रेशर है। तो इन दोनों को हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल जो है 120/80 ब्लड प्रेशर बनाता है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारे पास पल्स का। पल्स का क्या मतलब है, हमने अभी देखा है कि सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, ठीक है, सिस्टोल, और हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, डायस्टोल। सिस्टोल क्या है, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन है, और डायस्टोल क्या है, रिलैक्सेशन है। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल ये हमें फील होती है, फेल्ड एज पल्स, तो इसको हम नाम देते हैं पल्स का, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। उसके बाद कोई डिजीज़ देखनी है इससे रिलेटेड, फिर ये हमारा जो वेसल्स वाला टॉपिक एंड होता है, फिर अगली वीडियो में लिम्फेटिक, उससे अगली वीडियो में इम्यून सिस्टम करके ये वाला ट्रांसपोर्ट का चैप्टर एंड कर देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये क्या है, डिजीज़ में सबसे पहले हमें देखनी है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या है, अगर ये कोई ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके अंदर कोई मटेरियल डिपॉजिट हो जाए तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसको थ्रोम्बस का नाम दे देते हैं। तो यही एनी सॉलिड मास दैट ब्लॉक ब्लड वेसल, उसको हम थ्रोम्बस का नाम देते हैं। और थ्रोम्बस, अगर यही थ्रोम्बस यहाँ से निकल के, पहले ये डिपॉजिट था, अब निकल के कहीं और चला गया, अब कोई और ब्लड वेसल है यहाँ जाकर डिपॉजिट हो गया, तो इसको हम नाम देंगे एम्बोलिज्म। मतलब कहीं और से था, वहाँ से डिसलॉज हुआ, निकल के कहीं और जाके अब डिपॉजिट हो गया। तो एम्बोलिस क्या है, डिसलॉज ऑफ थ्रोम्बस एंड ट्रांसपोर्ट टू अदर लोकेशन, वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाए। तो अगर दोनों चीज़ें हो जाए, मतलब पहले थ्रोम्बस था और वो एम्बोलिस बन गया, तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एक टर्म है, वो यूज़ करते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, एक कॉजेज़ ये है कि डिक्रीज़ रेट ऑफ फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो या तो कम हो, उसके बाद इन्फेक्शन हो जाए, किसी चीज़ का लाइनिंग ब्लड वेसल्स का कोई इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन की वजह से ब्लड वेसल डैमेज हो, और ब्लड वेसल का डैमेज होने के बाद जो वहाँ से मटेरियल निकले वो डिपॉजिट हो जाए। या कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे टीबी है, एम्फासीमा है, नमोनिया, ये सारी चीज़ें भी क्या कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें भी डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं वहाँ लोकल टिश्यूज़ की और डिपोजिशन कॉज करा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है कॉज करी हैं थ्रोम्बस, ठीक है। दूसरी डिजीज़ क्या है, दूसरी डिजीज़ हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम, ये तो कॉमन है बहुत, आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसका हम नाम देते हैं हाइपरटेंशन। बट ब्लड प्रेशर ज़्यादा हमारा एक्सरसाइज के दौरान भी होता है, या किसी को बहुत स्ट्रेस हो तब भी कई बार ज़्यादा हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा, हम इसको ऐसे कहेंगे कि बहुत कंसिस्टेंट है, एक बंदे का रह रहा है बहुत टाइम तक ब्लड प्रेशर ज़्यादा, उसको हम हाइपरटेंशन का नाम देंगे। और ब्लड प्रेशर, जैसे अगर कोई ब्लड वेसल है, आप कंसिडर करें, जब यहाँ से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो वॉल्स पे बहुत ज़्यादा ब्लड क्या करेगा, वो स्ट्रेच करेगा, वॉल्स को डैमेज करेगा। तो यही है कि ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो डैमेज कर सकता है ब्लड वेसल्स को। और कंटिन्यूस स्ट्रेस होगा हार्ट की मसल पे, ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और हार्ट पे भी स्ट्रेस आ रहा है वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर का, तो हार्ट के मसल पे जब स्ट्रेस ज़्यादा आएगा तो हार्ट के मसल क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, उनकी थिकनिंग हो जाएगी। जब हार्ट की मसल थिकनिंग हो जाएगी तो उनकी पंपिंग जो पावर है, उनके ब्लड पंप करने की पावर, वो पावर क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और जब पावर वीक हो जाएगी तो हार्ट के अंदर ब्लड रहना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है, अगर ये हार्ट ने ये सारा ब्लड था उसने पंप करना है, मैं लेफ्ट वेंट्रिकल ड्रॉ कर रहा हूँ, वो इसमें से सिर्फ इतना ब्लड पंप कर पाया और नीचे बाकी रहेगा, जो पंप कर पाया उसको मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने मिटा दिया। अब इतना ज़ाहिर है उसकी पंपिंग पावर ही कम है, तो ब्लड कुछ रह रहा है हार्ट में, तो ब्लड क्या करना है, रिटेन शुरू कर देगा हार्ट में। और ज़ाहिर है, हम आपको पता है जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है वो कनेक्ट होता है लंग्स से, ठीक है। तो ब्लड जो है वो लंग्स में भी रिटेन होना शुरू हो जाएगा, और इसको हम कह देंगे जब ब्लड रिटेन है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऐसे हार्ट फेलियर कॉज हो सकता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन का नाम है हार्ट अटैक, जिसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन का भी नाम देते हैं। ये क्या होता है कि ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल हो जाती है। कौन सी ब्लड वेसल, ये कोरोनरी आर्टरीज हो जाएंगी,
कोरोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज हैं, हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में कि ये वो वाली आर्टरीज हैं जो ब्लड हार्ट के मसल को सप्लाई करी हैं। अगर कोई ये समझता है कि हार्ट के अंदर इतना ब्लड है तो ब्लड यूज़ के लिए, ऐसा नहीं है। हार्ट के लिए एक अलग आर्टरीज होती हैं जो ब्लड उसको अकेले हार्ट, सिर्फ हार्ट के लिए सप्लाई करती हैं। जो हार्ट के अंदर ब्लड है वो सिर्फ पम्प करने के लिए होता है। तो उनकी ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज का रीज़न वही हो गया, तो थ्रोम्बस हो गया, तो एम्बोलिज्म हो गया। अब जो थ्रोम्बस है, एम्बोलिज्म है, तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है हार्ट की कम हो जाएगी। मतलब कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक है, कोरोनरी आर्टरीज हार्ट के मसल को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है ताकि वो रिस्पायरेशन करे और एनर्जी गेन करके पंप करे। तो ऑक्सीजन जब सप्लाई कम हो जाएगी तो ज़ाहिर है हार्ट जो है उसकी पावर भी कम हो जाएगी, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी। और जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो जो हार्ट के सेल्स हैं मरना शुरू हो जाएंगे, तो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा हार्ट के सेल्स का। अब इसके कुछ रीजन्स हैं। क्या क्या रीजन्स हैं? या तो ज़्यादा फैटी फूड है, फैटी फूड खाते हैं और फैट जो है डिपॉजिट होना शुरू हो गया। थ्रम्बस, जैसे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर थ्रम्बस में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो गया। चलो मैं इसको येलो कलर से बना देता हूँ, ये फैट डिपॉजिट होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद और क्या कॉज हो सकता है? या बॉडी वेट ज़्यादा है तो वही फैट बॉडी में ज़्यादा होगा। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वही कॉन्सेप्ट है कि ब्लड वेसल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और उनका डैमेज हुआ हुआ जो चीज़ें हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो गई। स्मोकिंग भी क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है और डैमेज कॉज कराता है। तो ये सारे कॉजेज हो गए। अब चौथा है हमारे पास ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक भी वही है कि ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो, कहाँ पर? वो वाली आर्टरीज में जो ब्रेन को सप्लाई करी है। ब्लड फ्लो इन आर्टरीज सप्लाइंग ब्रेन। कॉजेज सारे वही हैं जो हमने ऊपर पढ़ेंगे, वाले सारे कॉजेज हैं। ठीक है, और सीवियरिटी डिपेंड करती है ऑन पार्ट इन्वॉल्व। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रेन का ऐसा पार्ट है जिसने आइज़ को कंट्रोल करना है, तो आइज़ की जो हमारी मूवमेंट है, आइज़ विजन है, वो जाएगा। ऐसा ब्रेन का पार्ट जिसने डाइजेशन को कंट्रोल करना है, तो डाइजेशन इफेक्ट होगी। तो वो सीवियरिटी उस पर डिपेंड करती है कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। उसके बाद जो पांचवी कंडीशन है उसको हम करें हेमरेज। हेमरेज ये है कि हमारी इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए। जैसे एक तो ब्लीडिंग है, हमें स्किन पे कट लगा और ब्लड खून निकलने लगे, ये ब्लीडिंग है। एक है हमारे अंदर ऑर्गन्स डैमेज होगा, इंटरनल अंदर ही ब्लीडिंग होना शुरू होगी, उसके हेमरेज का नाम देते हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल इंटरनली, उसको हम नाम दे रहे हैं किसका? हेमरेज का। इसके कॉजेज क्या है? बर्स्टिंग ऑफ आर्टरीज, मतलब आर्टरीज जो है वो रप्चर हो जाए। इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या जो इलास्टिसिटी ऑफ वॉल ऑफ आर्टरी से वो कम हो जाए। जब वॉल्स कम इलास्टिक है, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, या आई थिंक इसी वीडियो में डिस्कस किया है कि जब कोई चीज़ इलास्टिक होती है मुड़ सकती है। जब कोई चीज़ इलास्टिक कम हो जाए, रिजिड हो जाती है, जब उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी। तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो वो रप्चर होने के चांस बढ़ जाएंगे। या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वही कॉन्सेप्ट है, जैसे ब्लड वेसल है तो इसकी वॉल पे ज़्यादा ब्लड प्रेशर लग रहा है, तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर लगेगा तो इसके रप्चर होने के, प्रेशर ज़्यादा है तो रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये एंड होता है वेसल्स वाला और हार्ट वाला सारा टॉपिक। अगली वीडियो में इंशाल्लाह लिम्फेटिक सिस्टम को हम कंटिन्यू करते हैं।